बार। चलिए स्टार्ट करते हैं जेड इफेक्टिव के बारे में, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको एक टर्म समझनी है, इसको दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे बेसिकली, एक तो इफेक्टिव टर्म है और एक न्यूक्लियर चार्ज टर्म। ठीक है, ये जो टर्म है न्यूक्लियर चार्ज, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक एटम है और उस एटम में हमने कई सारे शेल्स रिप्रेजेंट करे और ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इस न्यूक्लियस ऑफ द एटम के बाद सपोज यहां पर कोई एक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बेटा, टारगेट इलेक्ट्रॉन बोलने वाले हैं। टारगेट इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर न्यूक्लियस क्या लगा रहा होगा बेटा, अट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से ध्यान, क्या लगाएगा, अट्रैक्शन। क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। दूसरी बात, टारगेट इलेक्ट्रॉन किसको माना जाए, जैसे फिजिक्स में आप कभी भी पढ़ते तो आप टेस्ट चार्ज बोलते हैं, है ना, टारगेट चार्ज बोलते हैं, वैसे टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन इसको बोला जाएगा। हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे वो इसके ऊपर कर रहे होंगे, इसीलिए हमने इसको टारगेट या टेस्ट इलेक्ट्रॉन माना है। दूसरी बात ये कि जो टारगेट इलेक्ट्रॉन होगा उसको जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो टारगेट इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद को अट्रैक्ट होने से कभी भी नहीं रोकेगा, है ना, वो हमेशा अट्रैक्ट होना चाहेगा ही चाहेगा। अब मान लीजिए ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन के पहले इस एटम में कुछ और इलेक्ट्रॉन आ चुके हो तो वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के अट्रैक्शन को हिंडर करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं या इसके सेम शेल के भी इलेक्ट्रॉन्स हो, वो जब इन दोनों के अट्रैक्शन को रोकने का काम करेंगे तो इस इफेक्ट को बोला जाएगा शील्डिंग इफेक्ट, या फिर क्या बोला जाएगा बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। दो टर्म आ रही है आपके सामने, शील्डिंग इफेक्ट या फिर इसी को क्या बोला जाता है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, ये वो इफेक्ट है जिसके थ्रू न्यूक्लियस और टारगेट इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को कम किया जाएगा, रोका जाएगा। किसके द्वारा रोका जाएगा, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है या सेम शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रोकने का काम कर रहे होंगे। दूसरी बात समझिएगा, मान लीजिए अभी हम लोग यहां पर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले, थोड़ा सा ये इफेक्ट को मिलेगा तो इसके बारे में एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोला जाता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट केवल और केवल मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वर्क करता है। कहां वर्क करता है बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। जैसे समझने की कोशिश करें, हमें यहां पर टोटल 3 केस पढ़ने होते हैं। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पढ़ना होता है, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पढ़ना होता है और तीसरा मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पढ़ना होता है। ये 3 केस पढ़ेंगे हम लोग स्लेटर रूल वगैरह के अंदर। पहली बात क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को क्यों पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि देखिए सपोज ये 1s शेल है, सब शेल है, और किसी के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो चाहे न्यूट्रल एटम हो, चाहे केटायन हो, चाहे एनायन हो, एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या लिखा जाएगा, 1s1। और न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग क्या मानेंगे, हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन। अब बताइए न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करना चाहता है और ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है, क्या दोनों के अट्रैक्शन को रोकने वाला कोई है या नहीं है बेटा, नहीं है। इसका मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में स्क्रीनिंग इफेक्ट वर्क नहीं करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को दिखाने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट को दिखाने के लिए तो वो सिंबल क्या होता है बेटा, सिग्मा। सिग्मा इस बात को इंडिकेट कर रहा होगा कि ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये शील्डिंग इफेक्ट या सिग्मा यहां पर वर्क नहीं कर रहा, रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए हम 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करें। 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में अब 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, उसे मानेंगे जो आउटर मोस्ट शेल का आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा। टारगेट किसको मानेंगे, जो आउटर मोस्ट शेल का आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे तो अगर किसी एटम में 20 इलेक्ट्रॉन है तो आप 20 में से पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, जिसको चाहे उसको टारगेट मान सकते हैं, लेकिन हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन जो भी करना है वो सारा कैलकुलेशन करना है आउटर मोस्ट शेल के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका कोई अलग से सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इसको अप्लाई कर पाए। जेड इफेक्टिव एक फैक्टर के फॉर्म में हमें यूज करना होता है, कब, रेडियस में, आईई में, ईए में, ईएन में। और आप सोचिए
रेडियस को जब हम डिफाइन करते हैं तो रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस में कौन काम आएगा, आउटर मोस्ट शेल। आई की डेफिनेशन याद करिए, आई में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कहां से निकालते हैं, अंदर से आउटर मोस्ट शेल से, आउटर मोस्ट शेल से। ईए में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, कहां ऐड करते हैं, अंदर या आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल। तो यहां पर हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन, हम टारगेट किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारी जरूरत के हिसाब से टारगेट किसको मानना है, आउटर मोस्ट शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में हो सकता है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को टारगेट मानेंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, हमें तो मानना है बस। आखिरी शेल में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, मान लो पांचवा जो आपने माना वही आखिरी है, ये मान के चलो, बाकी 4 उससे पहले आ चुके हैं, ऐसा मान के चलेंगे। चलिए अब आइए यहां पर आते हैं, न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन को टारगेट बनाया और इसने इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। जब इसने इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, अट्रैक्शन को रोकने वाला यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा, है। इसका मतलब है यहां पर शील्डिंग वर्क करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी शील्डिंग वर्क करेगा। तो हमें पहली बात तो यह समझनी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट केवल और केवल कहां काम करता है बेटा, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, या फिर बोलूं तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी शील्डिंग काम करेगा। अब आइए यहां पर शील्डिंग में हो क्या रहा है, एक फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, Z effective is equal to Z minus सिग्मा। अब इसमें ये जो Z है ना, ये और कुछ नहीं, ये न्यूक्लियर चार्ज है। Z इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या, आप समझिए, आपने एक एटम बनाया, इस एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास शेल है, शेल में कौन बैठे हुए, इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के 3, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनमें से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां पर होती है बेटा, शेल में। और हमें अभी कौन सा चार्ज देखना है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। अब बताइए न्यूक्लियस में इनमें से कौन कौन मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन चार्ज जो आएगा वो इसकी वजह से तो आ नहीं सकता, तो इसीलिए न्यूक्लियस पे अगर कभी कोई चार्ज आएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, प्रोटॉन्स की वजह से। तो अगर आपको डिफाइन करना है एक टर्म, और वो टर्म कौन सी है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज। अभी मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा हूं केवल। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे आने वाला चार्ज। न्यूक्लियस पे आने वाला चार्ज किसकी वजह से आएगा, प्रोटॉन्स की वजह से आएगा। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही आप एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं बेटा, यस। और क्या इसी को Z से रिप्रेजेंट करते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, X Z A रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एटम के लिए। तो आप यहां पर ये जो Z यूज कर रहे हैं, ये Z का सीधा सा मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज, या फिर बोले तो एटॉमिक नंबर, या बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर चार्ज। अब हम लोग इसमें एक और टर्म ऐड कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बता रहा है, ये वो चार्ज बता रहा है, जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, तो सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन बैठे, 11। इसके पास अट्रैक्ट करने का पावर, थोड़ी देर के ऐसा मान ले 11 है, इसका पावर कितना है, 11, 11। इसने अपना पावर भेजा इसके लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए, इसने अपनी तरफ से तो पूरा 11 का 11 पावर भेज दिया कि भाई खींच के ले आओ उसको मेरे पास। लेकिन ये जो अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बोलेंगे, अबे हमें भी तो दे दे थोड़ा सा, क्योंकि हम भी, इसके जीवन में कौन आया, ये आया, सबसे पहले ये आया, तो ये इसका आधा अट्रैक्शन तो रख लेगा। बोला ठीक है, हो गया। फिर जो बचा वो इसको मिला, उससे बचा हुआ पावर खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसने अपना पूरा अट्रैक्शन भेजने की कोशिश करी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तक पूरा अट्रैक्शन कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, या इससे पहले आए हुए अगर सेम शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ अट्रैक्शन को अपने पास रख लेंगे और बचा हुआ अट्रैक्शन इसके पास जाने देंगे। जितना अट्रैक्शन वो अपने पास रख लेंगे उसको हम बोलेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और उसको डिनोट किससे किया जाएगा, सिग्मा से। तो इस न्यूक्लियस ने इस टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए कितना पावर भेजा, Z, बीच वालों ने कितना रख लिया, सिग्मा। तो अल्टीमेटली इस तक क्या पहुंचा, Z माइनस सिग्मा। इसी को क्या बोला जाएगा, इफेक्टिव या नेट या फिर रिजल्टेंट न्यूक्लियर चार्ज। चलिए पहले इसको नोट करें, आगे बात करते हैं इसमें।
चलो बेटा ना, अब ये डायग्राम और ये रिप्रेजेंटेशंस को लिखने के बाद मैंने अभी आपके सामने एक बात बोली थी कि ये जो स्लेटर रूल या सिग्मा या शेडिंग इफेक्ट लगेगा, ये कहां पर लगेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में या मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में। तो एक वो स्टेटमेंट और लिखा दे रहा हूं आपको, हाँ लिख लो आराम से। लिख लिया? चलिए नोट बना के एक पॉइंट लिख लेना, शील्डिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। शील्डिंग इफेक्ट is observed only in multi-electron species. Shielding effect is observed only in multi-electron species. Single electron species में बेटा इसका कोई काम नहीं होता। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग या शील्डिंग का जो वैल्यू होगा वो 0 ही माना जाएगा, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये वर्क कर रहा होगा। अब हम लोग देखो, अब हमें कैलकुलेशन करना है, सपोज हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में किसका जेड इफेक्टिव कितना होगा, मतलब उसने कितना अट्रैक्शन कोशिश करने की कोशिश करी, मतलब कितना अट्रैक्शन भेजने की कोशिश करी, और अल्टीमेटली पहुंचा कितना, नेट कितना पहुंचा, तो उसको हम लोग निकालेंगे। ये जो पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं, इस टॉपिक में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ये कैलकुलेशन आपके नीट में नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन आपके नीट में नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है वहां नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी, यहाँ की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा इसको सिर्फ इसमें जो कंक्लूजन्स निकालेंगे हम लोग, है ना, वो रिजल्ट जो निकलेगा वो आपके काम का होगा, क्योंकि उसी को हम लोग आगे अप्लाई कर रहे होंगे, तो रिजल्ट्स पे फोकस करिएगा। लेकिन हाँ, रिजल्ट्स को समझने के लिए हमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके अगर हम समझेंगे, वैल्यूज दिखती है अगर 1 2 3 4, तो अपने को समझ में ज्यादा बढ़िया तरीके से आ जाता है कौन बढ़ रहा है, कौन ज्यादा बढ़ रहा है, कौन कम बढ़ रहा है, उससे फैक्टर समझ में आ जाएगा कि डोमिनेट कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आइए स्लेटर्स रूल की बात कर रहे हैं। स्लेटर्स रूल में हम लोग क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा करेंगे, मतलब शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालने की कोशिश करें। अगर हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए दो वेरिएबल्स की जानकारी होनी चाहिए, एक तो जेड और एक सिग्मा। जेड हमें ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि जिस आइटम का हम लोग निकालेंगे उसका जेड या एटॉमिक नंबर हम लोग पहले से जानते होंगे। बस हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा, और सिग्मा कैलकुलेट किससे कर रहे हैं बेटा, स्लेटर्स रूल से। एक और बात दिमाग में क्लियर कर ले, दो चीजें पढ़ते हैं आप, एक होता है लॉ और एक होता है रूल। यहां क्या लिखा गया है, रूल, मतलब कि 100% ट्रू नहीं है, इसीलिए इसको रूल बोला गया है। हमेशा हम लोगों को स्लेटर में जो हम कैलकुलेशन करेंगे, हमें इसी को सही मान के चलना है। हालांकि 100% सही नहीं है, स्लेटर कई जगह पर लगेगा, कई जगहों पर जाके फेल भी हो जाएगा, लेकिन आपको आपके सिलेबस में इसी के थ्रू आगे बढ़ना होता है, और इसीलिए हम इसी को ट्रू मान के चल रहे होंगे। खासकर गिवन पीरियड में तो हम इसी को सही मान के चलेंगे, ग्रुप में तो फिर भी ये फॉल्ट में आएगा, जब उसकी बात आएगी तब करते हैं। देखिए अभी सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा में 3 केसेस मैंने बोला हमें पढ़ना होता है। पहला केस होता है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का एक केस पढ़ना है। एक बात बताइए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अगर आपसे एग्जांपल पूछे जाए तो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन, इसके अलावा हम लोग ले लें हीलियम +1, या ले लें लिथियम +2 एटसेट्रा, ये सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो बताइए ये न्यूक्लियस है, ये 1s सब शेल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का ये जो 1s है, इसी को हमने क्या माना है, टारगेट इलेक्ट्रॉन। क्या टारगेट खुद का शील्डिंग लगने से रोकेगा क्या, नहीं। क्या इन दोनों के अट्रैक्शन को रोकने वाला यहां पर कोई है, नहीं। इसका मतलब हम बोल देंगे यहां पर शील्डिंग इफेक्ट वर्क नहीं करता है। और अगर शील्डिंग इफेक्ट वर्क नहीं करता है तो बेटा जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 0, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर जेड इफेक्टिव इज ऑलवेज इक्वल टू जेड। अब ये कंक्लूजन के फॉर्म में आपको स्टेटमेंट बना के देते तो बात अलग है, क्या बोलेगा, शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। अब अपने को पता होना चाहिए किसमें ऑब्जर्व नहीं होता, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में। कोई भी एक ऑप्शन दे देगा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का। दूसरा ऐसा बोल दे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पीशीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड न्यूक्लियर चार्ज आर इक्वल। तो अपने को समझ में आना चाहिए किसके लिए बात कर रहा है बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। चलिए आगे बढ़ते, केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या बोलता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में क्या शील्डिंग वर्क करता है या नहीं करता है बेटा, करता है। अब एक और बात समझिए, 3 केस आप पढ़ रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। एक सवाल मन में उठना चाहिए कि सर सिंगल इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, चलो समझ में आता है क्योंकि यहां पर तो नहीं करता है। सर यहां तो शील्डिंग काम करता है, यहां भी शील्डिंग काम करता है, तो फिर हमने 2 अलग अलग केसेस क्यों पढ़ रहे हैं। हम ऐसा पढ़ लेते ना कि एक केस ऐसा जहां शील्डिंग वर्क नहीं करता और एक केस ऐसा जहां शील्डिंग वर्क करता है, ऐसा पढ़ लेते। सर 2 में इसको क्यों बाइफरकेट किया, इसको 2 में इसलिए बाइफरकेट किया
क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा तो सारी कहानी एक शेल के अंदर सिमट के रह जाएगी, लेकिन जब मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक शेल से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा शेल की जरूरत पड़ेगी। इससे एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर शेल नंबर चेंज हो रहा है तो सिग्मा भी चेंज हो रहा होगा, तभी तो दोनों को अलग अलग केस सेटर ने बनाया है या अलग अलग केस डिफाइन किए हुए हैं। तो उसको हम डिफाइन करेंगे अभी मन में। चलिए आइए पहले 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करें। ध्यान से देखिएगा, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये 1s सबशेल है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानेंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मानेंगे बेटा? टारगेट इलेक्ट्रॉन। बताइए, न्यूक्लियस और टारगेट के बीच में शील्डिंग करने वाला कम से कम एक इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। इसका मतलब यह शील्डिंग काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अभी पहले इसके एग्जांपल देख ले। हीलियम आ गया, लिथियम +1 आ गया, हाइड्रोजन -1 ले ले तो भी चलेगा, एटसेट्रा। ये इसके केसेस हो गए। क्या ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या नहीं है? क्या ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? आ जाओ। हाइड्रोजन है ना, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। वो बाहर से मना करे तो बोले नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या नहीं है? है। अब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ये है तो ध्यान सुनना, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। Z effective is directly proportional to positive charge and inversely proportional to negative charge। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हमेशा लगाना है आपको। चाहे आप Z effective पढ़े, चाहे आप रेडियस पढ़े, चाहे आप IE पढ़े, चाहे EA पढ़े, चाहे EN पढ़े, यही फॉर्मूला काम में आएगा। तो अब सुनिएगा, इसका Z कितना है? 1। तो इसका Z effective भी कितना है? 1। अभी 1 इलेक्ट्रॉन वाला 1, इसका Z effective 2, इसका Z effective 3। अरे एटॉमिक नंबर तो 3 है ना, हाँ, तो Z से निकलेगा। तो इसका Z effective है 1, इसका Z effective है 2, इसका Z effective है 3। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, फॉर्मूला को सोचिए, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्या Z effective भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। यहां पर भी यही बात आएगी निकल के। अब यहां पर से कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, Z effective भी बढ़ेगा। आइए देखिए, यहां पर ये एग्जांपल हो गया। अब सोचिएगा, सिग्मा बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन विल बी 0। भाई टारगेट इलेक्ट्रॉन खुद के ऊपर कोई सिग्मा या शील्डिंग लगाएगा या नहीं लगाएगा? नहीं लगा। वो तो अट्रैक्ट होना चाहता है, बोला मानुस है, उसको नहीं पता क्या होने वाला मेरे जीवन में। उसने देखा प्लस आया, अट्रैक्ट होना चाहता है, पर इसको मालूम है क्या होगा तेरे साथ, क्योंकि इसके साथ वो चीज हो चुकी है, ये पहले आ गया था, ठीक है ना। अब देखो, सिग्मा बाय सिंगल 1s इलेक्ट्रॉन, बताइए क्या यहां पर एक जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्या वो 1s इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? बेटा है। तो सिग्मा बाय सिंगल 1s इलेक्ट्रॉन, स्लेटर ने इसकी जो वैल्यू डिफाइन करी है वो क्या डिफाइन करी है बेटा? 0.30। अब एक बात बताइए, दो ही तो इलेक्ट्रॉन थे, दो में से एक खुद टारगेट है, दूसरा एक ही इलेक्ट्रॉन है जो शील्डिंग लगाएगा, उसका भी वैल्यू आपको पता है कि 0.3 है। इसका मतलब क्या यहां पर सिग्मा फिक्स कर दें कि भाई 0.30 ही होगा? यस, यही बात होगी। 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में सिग्मा हमेशा 0.30 ही मिलने वाला है। और अगर ये फिक्स है तो क्या Z इफेक्टिव का फॉर्मूला Z माइनस सिग्मा के हिसाब से Z माइनस 0.30 फिक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका फॉर्मूला फिक्स है, इसका फॉर्मूला फिक्स है। अब आप देखो, यहां पर इसको लगाते हैं, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं। बताइए, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यस, पहली बात तो हो गई। अब इसका Z इफेक्टिव निकालिए, इसका Z कितना है? 2। तो इसका Z इफेक्टिव निकलेगा 1.7, इसका निकलेगा 2.7, इसका निकलेगा 3.7। क्या जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है Z इफेक्टिव बढ़ रहा है? यस। हमेशा नहीं, कब? जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे तब की बात हो रही है। आगे देखिएगा, अगला केस लेते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? वो केस पढ़ेंगे जहां पर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब शेल चेंज करवाना है, तो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कर रहे हैं। अब मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की अगर बात की जाए तो इसमें रूल्स क्या क्या है बेटा? सिग्मा बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन विल बी 0। टारगेट इलेक्ट्रॉन का सिग्मा या शील्डिंग हमेशा क्या मान के चलेंगे? 0। वो खुद के ऊपर कोई शील्डिंग नहीं लगाएगा। शेल चेंज हो रहा है तो बेटा सिग्मा बाय ईच nth शेल इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा 0.35। यहां पर आइए, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट। शेल के हिसाब से बात करूं, ये है आउटर मोस्ट शेल,
एन, ये हो गया पेनल्टीमेट n-1, ये हो गया प्री पेनल्टीमेट, ये उससे भी पहले आ गया। आउटर मोस्ट शेल और इनर शेल, ध्यान सुनना, इस न्यूक्लियस के जीवन में पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन आया, अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला। जो पहले आया वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन को अपने पास रख सकता है, क्योंकि उसी को पूरा अट्रैक्शन मिला था पहली बार। सोचो, समझ में आया? समझो तो पोगो देखो, ठीक है। इसका अट्रैक्शन इसको सबसे पहली बार मिला था, इसको जितना दम था इसने अपने पास रख लिया, बचा हुआ इसके पास जाएगा। इसको उस बचे हुए में से रखना पड़ेगा, फिर इसको उसके बचे हुए में से रखना पड़ेगा, वहां तक जाते जाते खेल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब सोचिए कि ये जो इनर शेल है, इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग सबसे तगड़ा होगा या सबसे वीक होगा? सबसे तगड़ा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अपने पास रोक के रख सकता है। जो पहले आया, ध्यान सुनना इस लाइन को, जो पहले आया उसका शील्डिंग हमेशा स्ट्रांग होगा और जो बाद में आया उसका शील्डिंग हमेशा वीक होगा। तो आप देखिए, जो ये NH शेल है, ये सबसे बाहर वाला शेल है, तो उसका शील्डिंग सबसे वीक होगा। लेकिन इससे जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते जाएंगे, बाय ईच n-1th शेल इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाला शेल है, तो इसका शील्डिंग उसके मुकाबले तगड़ा होगा बेटा। और इसके अंदर और चले जाए तो अंदर वालों का शील्डिंग और भी तगड़ा होता जाएगा। लेकिन अंदर वाला कोई भी शेल आ जाए, n-2, n-3 वगैरह वगैरह, कोई भी इनर शेल आ जाए, उन सबके लिए स्लेटर ने जो वैल्यू डिफाइन करी, वो सबकी वैल्यू क्या डिफाइन करी? 1। मतलब स्लेटर ने ऐसा बोला कि ये जो शेल्स है इनका शील्डिंग 1 है, मतलब परफेक्ट शील्डिंग दिखाएंगे ये। इसका शील्डिंग 0.85 के आसपास होगा और इसका शील्डिंग और भी कम हो जाएगा, मतलब ये सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अपने पास रख लेंगे, बचा हुआ इसके पास, उससे और बचा हुआ इसके पास जाएगा। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन को रोकने का काम कौन करेगा? जो पहले आता है उसकी शील्डिंग हमेशा स्ट्रांग होती है। पहले काम करें, ये जितना लिखा हुआ है इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा ना, अब ये रूल्स लिखने के बाद इस रूल्स के बेस पे कुछ कैलकुलेशन की हम लोग बात करने वाले। देखिए, इस नंबर 2 के कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, वो आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। इसमें तो हमेशा z इफेक्टिव और z बराबर ही आएगा, और इसमें अभी हमने बोला था 1.7, 2.7, 3.7 सीधे फॉर्मूले से आ जाता है। हम लोग कैलकुलेशन करने वाले इसके लिए। अब मैं जो आपको बात बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुन लेना और ध्यान समझना। पूरे पीरियोडिक टेबल में आप चाहे ये z इफेक्टिव पढ़ रहे हो, z इफेक्टिव पे मैंने आपको बोला डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन पे इसका यूज करना होता है आगे वाले टॉपिक्स में, इसलिए हम इसको पढ़ रहे होते हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि काम यही आएगा। हमें आगे पढ़ना है इसके बाद रेडियस, आईई, ईए और ईएन। यही टॉपिक है आपका पीरियोडिक टेबल में जो आपको क्वेश्चन फ्रेम करता है। और जहां से क्वेश्चन जब फ्रेम होता है, आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है वो ऑर्डर बनाने
दो, ईए का ऑर्डर बना दो, ईएन वीएन का ऑर्डर बना दो, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बना दो। जब आपको आईईए ईएन रेडियस के क्वेश्चन आते हैं तो बेटा पीरियोडिक टेबल में कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं? 6। ऑर्डर बनाने वाले बात तो कर रहा हूं ना, 6 तरह के क्वेश्चन बने। आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया ऑर्डर बनाने का, आईईए ईएन रेडियस वेडियस का, तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो जो टाइप दिया हुआ है वो 6 में से कौन सा टाइप है। क्योंकि टाइप अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो कौन सा फैक्टर लगाना है आपको कभी समझ नहीं आएगा। आप किसी में कुछ और लगा दोगे, किसी में कुछ लगाते रहना अगले साल भी, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप आइडेंटिफाई करना होगा। कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? 6 टाइप के। कौन कौन से टाइप बनेंगे ध्यान से सुन लेना। अभी ये मैं सब में बताते हुए चलूंगा आपको, आप बस सुन ले आराम से क्या क्या होता है। पहला टाइप होता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं। दूसरा टाइप होता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज टाइप का। चौथा जो टाइप बनता है वो बनता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट कहने से क्या मतलब है? जैसे ऑक्सीजन का ही प्लस, ऑक्सीजन का ही माइनस, ऑक्सीजन का ही 2 माइनस, ऑक्सीजन का ही 10 माइनस, कुछ भी दे दिया। एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्पीशीज आपको दे दिए। तीसरे पांचवा केस बनता है 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन। ये 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन क्या, इधर देखिए। आपने बहुत बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये दोनों लगातार आने वाले पीरियड है, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, और ये दोनों लगातार आने वाले ग्रुप है, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप वाला क्वेश्चन। जैसे एक और एग्जांपल इसमें ले दो, नाइट्रोजन लिख दिया, फास्फोरस लिख दिया, तो अब ये 4 एलिमेंट क्या बन जाएंगे? 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कहीं से कुछ भी उठा के दे दिया, रैंडम, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो नहीं आएगा वो इसमें आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन जो बनेंगे 6 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके साथ। पहला क्या बनेगा? लेफ्ट टू राइट। दूसरा बनेगा टॉप टू बॉटम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट स्पीशीज। ये दोनों की जो कहानी है वो Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज पे ही शुरू होगी, वहीं पे खत्म हो जाएगी। इनके लिए अगर आपने कहीं और दिमाग लगाया तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये फिक्स है ना। ये ध्यान रखना, इन दोनों के लिए हमेशा आपको Z इफेक्टिव लगाना होगा। अभी हम लिखेंगे उसको। अब आते हैं इस पे। अभी हम लोग जो समझेंगे वो इन 2 टाइप को समझेंगे। इनमें से पहले फर्स्ट टाइप के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, पर मैं हिंट दूं आपको, जब भी पीरियड का क्वेश्चन आएगा तो आप प्रीवियस ईयर के कितने भी साल के पेपर उठा के देख ले, आपको पीरियड में क्वेश्चन या तो सेकेंड पीरियड का मिलेगा या थर्ड पीरियड का मिलेगा। मेनली क्यों मिलेगा? क्योंकि सेकेंड और थर्ड पीरियड में केवल एस और पी ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक होता है? एस और पी ब्लॉक। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ना तो फोर्थ पीरियड का पूछेगा। फोर्थ पीरियड क्यों पूछेगा? डी को पूछने के लिए। स्कैंडियम से जिंक आ जाता है फोर्थ पीरियड में, 3D सीरीज आ जाती है। तो आपको जब पीरियड का क्वेश्चन पूछेगा, चाहे कहीं पर भी रेडियस हो, आई हो, ये नो, क्वेश्चन या तो सेकंड पीरियड का आएगा या थर्ड पीरियड का आएगा। ज्यादा से ज्यादा कौन सा पीरियड का आएगा? फोर्थ पीरियड। और फोर्थ पीरियड तक क्यों जाना चाह रहा है? एस और पी के लिए जाना चाहता है क्या? नहीं, डी के लिए जाना चाहता है, क्योंकि एस और पी में तो सेकंड और थर्ड में ही काम चला देगा आपका। तो आपको अभी हम लोग ये लेफ्ट टू राइट वाला केस समझ रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट वाले केस में मैंने आपको बोल दिया कि आपको केवल 2 पीरियड से पाला पड़ने वाला है, वो है सेकंड और थर्ड पीरियड, और ज्यादा से ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्थ पीरियड। पहले हम सेकंड और थर्ड पीरियड को जनरलाइज करने वाले। मैं सेकंड पीरियड को आपको जनरलाइज करके बता दूंगा। जो सेकंड पीरियड में आपका रिजल्ट निकलेगा वही रिजल्ट किसमें निकलेगा? थर्ड पीरियड में भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड पीरियड दोनों में केवल और केवल कौन से ब्लॉक के मेंबर्स हैं? एस और पी ब्लॉक। चलिए आइए, सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट ले रहे हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका जवाब दे दो। लिथियम लिखा मैंने, लिथियम +1 लिखा, लिथियम -1 लिखा, लिथियम 2 माइनस लिखा। इसका एटॉमिक, इसका Z कितना है? इसका Z 2 है ना, इसका Z 4, इसका Z 5। ऐसा ही क्या?
ये खेला नहीं खेलना। ठीक है, धमाल मूवी देखे हो, एरोप्लेन उड़ता है ना, आपके सामने दो बटन है, एक लाल और हरी, क्या लाल बटन दिख रही है, दबा दी, नहीं दबाना था। एटॉमिक नंबर नहीं बदलना है, एटॉमिक नंबर नहीं बदलना है। चार्ज आने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदला है बेटा। Z जो है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स थोड़ी बदले आपने, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर घुस के बैठा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी चार्ज लगा रहे होंगे, चार्ज में एक बात का ध्यान रखना, चार्ज बस सिंबल देख के आंसर जाएगा। सिंबल अगर लिथियम है तो उसका Z3 ही रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन बदल चुके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसमें है 2, इसमें है 4, इसमें है 5। इलेक्ट्रॉन बदलेंगे लेकिन Z मत बदल देना, Z बदला तो फिर गलत बटन दबा दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट केस में लिथियम की बात कर रहे हैं। अभी न्यूट्रल है, अभी तो Z3 है ही, लेकिन लिथियम पे अगर चार्ज आ भी जाए तो भी इसका Z कितना होगा, 3 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए इसके सिंबल की तरफ। सिंबल के बाद इलेक्ट्रॉन देखिए, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 है। अब आपने 3 केस पढ़े, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये कौन सा केस है, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अभी हम जो भी पढ़ेंगे सब मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगे, मतलब इस केस से सॉल्व कर रहे हैं। जब भी 3 से मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपको शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल शेल पे डिपेंड कर रहा होगा। तो मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s1। ये जो शेल आपको दिख रहा है, क्या ये आउटर मोस्ट शेल n है या नहीं, ये बेटा है। और ये क्या है बेटा, n-1। n का वैल्यू अगर 2 है तो n-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। टारगेट इलेक्ट्रॉन वैसे तो आप किसी को भी मान सकते हो, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन हमें किसको कंसीडर करना है, आउटर मोस्ट शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन को। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, यही पहला है और यही आखिरी है, यही आपका टारगेट है। अब सिग्मा निकाल रहे टारगेट पे, टारगेट खुद के ऊपर कितनी शील्डिंग लगाएगा, 0। लेकिन क्या आउटर मोस्ट शेल में टारगेट के अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। अगर और कोई होता तो वो कितने की शील्डिंग लगाता, 0.3। अब आइए अंदर, n-1 में कितने, और n-1 का हर इलेक्ट्रॉन कितने की शील्डिंग लगाएगा, 0.85। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का शील्डिंग 0.85 का, सॉल्व करेंगे 1.7 आ जाएगा बच्चों। और अगर Z इफेक्टिव निकालने चले तो Z माइनस सिग्मा जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.3। ये किसकी कहानी हुई, लिथियम की। अब आते हैं बेरिलियम की तरफ, ध्यान से देखना। बेरिलियम की अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम का Z या एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 4। अब आप देखिए, अगर बेरिलियम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन का केस है, मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन बना 1s2 2s2। अब आप इसमें शेल को पहचाने तो ये फर्स्ट शेल और ये n-1 शेल हो गया, मतलब n और n-1 हो गया। सिग्मा, टारगेट इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन को मानेंगे। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 2 में से एक क्या हो जाएगा, टारगेट। टारगेट का खुद पर लगने वाला शील्डिंग 0। अब क्या आउटर मोस्ट शेल में टारगेट के अलावा एक और इलेक्ट्रॉन है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है NH शेल का हर इलेक्ट्रॉन कितने की शील्डिंग लगाएगा, 0.35 की। और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। उनकी शील्डिंग कितने की होगी, 0.85 की। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर वो 1.7 है तो ये 2.05 आएगा। इधर ध्यान से देखना, कंक्लूजन समझिएगा। इसका कैलकुलेशन देखो और उसका कैलकुलेशन देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान समझना ना, कंक्लूजन समझ में आना चाहिए। यहां पर Z कितना है, 4। यहां पर Z कितना है, 3। ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है। ऐसे लिखूंगा, अभी मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है। Z की बात कर रहा हूं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। क्या ये एलिमेंट्स S और P ब्लॉक के हैं या नहीं है बेटा, है। अच्छा, S और P ब्लॉक के एलिमेंट को S और P ब्लॉक कैसे बताते हैं, याद करिए, मैंने बोला था लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S में गया तो S ब्लॉक होगा, और P में गया तो P ब्लॉक होगा। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन S में गया तो S ब्लॉक है, P में गया तो P ब्लॉक है, D में गया तो D ब्लॉक है, F में गया तो F ब्लॉक है। लेकिन S में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो शेल बताइए कौन सा होता है, n-1 या n-2। n। P में क्या होता है, n। D में क्या होता है, और F में क्या होता है, n-2। अब अभी D और F को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, अभी हमारा S और P पे फोकस है सेकंड और थर्ड पीरियड पे। अगर
ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 3 से जब चौथा इलेक्ट्रॉन आया, चौथे से जब पांचवा इलेक्ट्रॉन आया, पांचवे से जब छठा इलेक्ट्रॉन आया, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। वो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या एनएच शेल में ही आ रहा होगा? यस। और बेटा अगर एनएच शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, एनएच शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, तो एनएच शेल का हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा को कितने से बढ़ा देगा? 0.35 से। अगर उसका सिग्मा 1.7 है, तो यहाँ एक जो नया इलेक्ट्रॉन आया है वो सिग्मा को 0.35 से बढ़ा देगा। अगर वो 1.7 आया है सिग्मा, तो ये 0.35 और ज्यादा आएगा, मतलब 1.7 प्लस 0.35 कितना आएगा? 2.05। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आइए, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, फिर से यही बात कर रहा हूं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s2 अभी देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। और यहां पर देखिए कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? बेटा दिख रहे हैं। इसका मतलब वो नया इलेक्ट्रॉन किस पे आया? एन में आया या n-1 में आया? एन में आया। वही तो बोल रहा हूं कि जब भी एस और पी ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आएगा, और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन सिग्मा को कितने से बढ़ाएगा? 0.35 से। अच्छा, अभी ये एस और पी की बात होने वाली है, ये रिजल्ट निकलेगा जब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे। फोर्थ पीरियड का जब क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन किसके लिए पूछेगा? डी के लिए पूछेगा मेनली। डी ब्लॉक में जब हम जाएंगे, तो डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम। दूसरा कौन है? टाइटेनियम। तीसरा कौन है? वेनेडियम। उनके एटॉमिक नंबर सोचिए, 21, 22, 23। जैसे यहां पर एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता जा रहा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में भी का एटॉमिक नंबर 111 से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। उसमें भी न्यूट्रल फॉर्म में 21 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ 22 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या वहां भी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा? यस। लेकिन वो कौन से ब्लॉक के मेंबर है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा? डी में। लेकिन डी कौन सा? एन या n-1? n-1। तो क्योंकि वहां पर हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन n-1 में जाएगा, तो जैसे यहां सिग्मा 0.35 से बढ़ रहा है, डी ब्लॉक के अंदर सिग्मा 0.85 से बढ़ रहा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अभी फिलहाल में इसको हम कंक्लूड करेंगे, इसको वैल्यूज से चेक करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े, इसको सॉल्व करें। इसका कैलकुलेशन देखो और उसका कैलकुलेशन देखो। ये वाला पार्ट 1 इंटू 0 कॉमन है, 2 इंटू 0.85, 2 इंटू 0.85 कॉमन है। बस एक नई चीज ऐड हुई है, वो हुआ है 0.35, उसी का चेंज आएगा। अगर वो 1.7 है, 2.05 होगा। और अगर आप Z इफेक्टिव निकालो, तो Z इफेक्टिव हो जाएगा Z माइनस सिग्मा, और ये आएगा 1.95। देखो यहां पर भी खेल है। एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ रहा है? 1 से। सिग्मा कितने से बढ़ रहा है? 0.35 से। Z कितने से बढ़ रहा है? 1 से। सिग्मा कितने से बढ़ रहा है? 0.35 से। तो बेटा क्या Z इफेक्टिव का फॉर्मूला Z माइनस सिग्मा होता है या नहीं होता है? होता है। तो अगर ये 1 से बढ़ा, ये 0.35 से बढ़ा, तो दिस माइनस दिस 0.65 से। तो आप देखो, अगर ये 1.3 है, तो उसमें 0.65 जोड़ दो, तो ये कितना आ गया बेटा? 1.95 आ जाएगा। आगे के ट्रेंड्स इसी को फॉलो करते हुए मिलेंगे। जैसे एक और लास्ट एग्जांपल लिख देते हैं, बाकी फिर जनरलाइज कर देंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 5, इलेक्ट्रॉन लेके बैठा 5, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p1। यहां पर फिर से देख लें एक बार। अभी देखिए आउटर मोस्ट शेल ये पूरा है, ये पूरा सेकंड शेल है बेटा। यहां पर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एस और पी ब्लॉक पे कौन से शेल में आएगा? आउटर मोस्ट शेल में आएगा। ये हो गया n-1। आइए यहां पर सिग्मा निकालने चले, तो बेटा आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 में से एक टारगेट हो गया, बचे हुए 2 शील्डिंग लगाएंगे 0.35 का, और n-1 के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो लगाएंगे शील्डिंग 0.85 का। कैलकुलेशन में फिर से आप डिफरेंस देखो, तो यहाँ 1 इंटू 0.35 था, यहाँ 2 इंटू 0.35 है, मतलब 0.35 से एक इलेक्ट्रॉन शील्डिंग बढ़ाएगा। अगर ये 2.05 है, तो 0.35 बढ़ा देता हूं, 2.4 इसका आंसर आ जाएगा। और Z इफेक्टिव जब आप देखोगे, तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा 0.65 से। तो अगर ये 5 है, ये 2.4 है, तो 5 माइनस 2.4 किया, तो 2.6 आ गया। इसका और इसका डिफरेंस आप देख सकते हो, 0.65 से इंक्रीज हो गया। नोट करें से, जैसे यहां पर लिखता हूं जनरलाइज फॉर्म में।
चले है ना। यहां पर अगर हम लोग बात करें इनर पीरियड की, तो ये सारा कंक्लूजन आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया, अभी सिर्फ वैल्यूज लिखे हुए हैं। इस पे नोट जो आएगा वो बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा नोट। अभी नहीं लिखा है तो जगह छोड़ दो, आराम से नोट लिख लो, इसको लिखते रहना बोर्ड पे, जब तक मैं आगे के कैलकुलेशंस कर दूंगा। स्टेटमेंट लिखिएगा, जनरली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जनरली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, generally on moving left to right in a period, generally on moving left to right in a period, in S and P block elements, in S and P block elements, Z increases by 1, Z increases by 1, comma, each new incoming electron, Z increases by 1, comma, each new incoming electron enters in enters in outermost nth shell, enters in outermost nth shell, due to which sigma increases by, due to which sigma increases by 0.35, due to which sigma increases by 0.35, and Z effective gets increased by, and Z effective gets increased by 0.65, 0.65. देखिए बेटा, है ना, आप 2 मिनट के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे यहाँ पर, है ना, जो अभी कंक्लूजन वगैरह निकाले उसमें कुछ और डिस्कशन कर रहा हूँ। अभी एस और पी ब्लॉक में हमने क्या बात करी कि बेटे सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, सेकंड और थर्ड पीरियड। मैंने अभी आपको जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें मैंने लिखा है जनरली, जनरली। जनरली कहने का मतलब क्या है, सेकंड और थर्ड पीरियड पे तो ये बात बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है। जब हम फोर्थ पीरियड पे जाएंगे, कौन से पीरियड पे जाएंगे, फोर्थ, तो फोर्थ पीरियड में क्या होगा, देखो सेकंड में तो केवल एस और पी ब्लॉक है, थर्ड में भी एस और पी ब्लॉक है, लेकिन जब आप फोर्थ पीरियड पे जाते हैं तो फोर्थ पीरियड की कहानी कुछ ऐसी हो जाती है कि एस और पी के बीच में कौन आ जाता है, डी। तो एस के जो दो एलिमेंट होंगे उस पर ये बात वैलिड होगी,
जब डी के दो मतलब सॉरी पी के 6 एलिमेंट आएंगे उस पर ये बात वैलिड होगी। लेकिन अभी मैंने क्या लिखाया, z इंक्रीजेस बाय 1। सेकंड और थर्ड पीरियड में तो z 1 से बढ़ रहा होगा, लेकिन जब आप फोर्थ पीरियड में जाओगे तो इसके और इसके बीच में z 1 के बदले कितने से बढ़ जाएगा, 11 से, क्योंकि बीच में 10 ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो अगर ये 20 होगा तो ये 31 होगा, तो 11 का डिफरेंस आ रहा होगा, मतलब इस तरह से। तो आप देखेंगे कि सेकंड और थर्ड के लिए तो ये बात जो लिखाई हमेशा वैलिड है, लेकिन फोर्थ पीरियड में क्योंकि डी की एंट्री हो जाएगी इसलिए ये बात थोड़ा सा बस जेड वाली बात में दिक्कत आएगी, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और सुने, यहां पर हम लोग जेड इफेक्टिव को, मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ एक फैक्टर को समझने के लिए इतना कुछ पढ़ रहे होते हैं। आप ये समझिए कि पीरियड में मैंने बोला 6 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 6 टाइप में से पहला क्वेश्चन ना पीरियड, और पीरियड में मैंने आपको बोला क्वेश्चन या तो सेकंड पीरियड का आएगा या थर्ड पीरियड का आएगा, ज्यादा से ज्यादा फोर्थ पीरियड का आएगा डी के लिए। अब आप समझिए सेकंड और थर्ड पीरियड का जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास क्या क्या कंडीशंस है, स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसके बारे में देखिएगा। फॉर एस एंड पी ब्लॉक या सेकंड एंड थर्ड पीरियड वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये तो तीन स्टेटमेंट बन गए ट्रू फॉल्स के, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in second या third period value of z continuously increases, z value of sigma continuously increases, value of z effective continuously increases। कितने कितने से बढ़ेगा वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन z तो बढ़ना ही है, z में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐसे भी बढ़ेंगे, इसी हिसाब से तो पीरियोडिक टेबल बनाया ही गया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। बात आ रही है सिग्मा और z इफेक्टिव की, इसको देखिए, हमें फैक्टर पढ़ना है, तो फैक्टर क्या बनेगा भैया, सिग्मा भी बढ़ रहा है और z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में से आप परसेंटेज वाइज देखिए, डोमिनेटिंग नेचर देखिए, ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर सिग्मा का दिख रहा है या जेड इफेक्टिव का, जेड इफेक्टिव का। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये इसके मुकाबले ये लगभग डबल है, लगभग डबल है। अब देखिए ये 35% अगर बढ़ रहा है तो ये 65% बढ़ रहा है, और इसीलिए हम लोग जब लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड पढ़ेंगे, स्पेशली सेकेंड और थर्ड पीरियड पढ़ेंगे, वहां पर एक ही फैक्टर काम में आने वाला होगा, और वो लेफ्ट टू राइट वाला फैक्टर कौन सा होगा, जेड इफेक्टिव। अच्छा, जेड इफेक्टिव रेडियस पे ले जा रहा हूं थोड़ा सा। जेड इफेक्टिव क्या बताता है, जेड इफेक्टिव वो चीज है कि न्यूक्लियस और टारगेट इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना अट्रैक्शन है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेड इफेक्टिव। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट आ रहा हूं, क्या वो अट्रैक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, और वही डोमिनेट कर रहा है, जेड इफेक्टिव ही डोमिनेट कर रहा है, तो मैं जेड इफेक्टिव के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर ये अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बेटा जब न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा कि दूर जाएगा, पास आएगा, और जब बाहर वाला न्यूक्लियस, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन या शेल न्यूक्लियस के पास आएगा तो साइज कम होते जाएगा। यही तो आप पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी भी पीरियड में साइज क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। इसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, नियॉन, इसकी बात करेंगे आराम से जब रेडियस पढ़ेंगे, वंडरवॉल रेडियस है, टाइप्स ऑफ रेडियस, वहां देखा जाएगा। आइएगा अब डी ब्लॉक पे आते हैं। फोर्थ पीरियड का अगर क्वेश्चन आता है तो बेटा डी ब्लॉक के लिए मेनली पूछा जाएगा, क्योंकि एस और पी की कहानी तो लगभग ये रहेगी, डी में क्या चेंज आ रहा है वो देखिए। सबसे पहले ले रहे हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 21। अभी न्यूट्रल फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन भी 21 ही होंगे। कॉन्फिगरेशन लिख दिया, क्योंकि मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो n, n-1, n-2 का रोल आएगा। कॉन्फिगरेशन लिखा। कॉन्फिगरेशन में एक बात आप नोटिस कर सकते हैं बेटा, मैंने कॉन्फिगरेशन पहले से ही रीअरेंज करके इसको, 4s के बाद वैसे तो 3D आता है, बट मैंने शेल के हिसाब से, जैसा हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक में रीअरेंज किया था, वैसे रीअरेंज कर दिया। अब आप देखो, टारगेट इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन को मानेंगे। दो में से एक टारगेट है, टारगेट का खुद पर शील्डिंग 0, आउटर में एक और बचा हुआ उसका शील्डिंग 0.35। n-1 वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, तो 9 इंटू 0.85, और अंदर वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका सिग्मा कितना होता है, 1। तो ये सॉल्व करेंगे, मुझे वैल्यू याद है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना। 18 आ जाएगा, इसका z है 21, सिग्मा हो गया 18, z माइनस सिग्मा करा, z इफेक्टिव आ गया 3। अब मैंने आगे की कहानी आपको पहले ही बता रखी है, जब आप स्कैंडियम से टाइटेनियम जाओगे क्या z 1 से बढ़ रहा होगा, यस। नया आने वाला इलेक्ट्रॉन, ये डी ब्लॉक है, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एस में आएगा, पी में आएगा या डी में आएगा, डी में, क्योंकि डी ब्लॉक है। पर डी का इलेक्ट्रॉन एन में आता है या n-1 में आता है, n-। तो आप देखो यहाँ डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ डी में 2 इलेक्ट्रॉन, यही चेंज आया है, और वो नया इलेक्ट्रॉन किस में आया है, n-1, और n-1 का हर इलेक्ट्रॉन
यहाँ 9 इंटू 0.85 था, यहाँ 10 इंटू 0.85 है, बाकी सब कुछ सेम है बेटे। अगर ये 3 था तो 0.85 बढ़ जाएगा और 18.85 हो जाएगा एक नए इलेक्ट्रॉन के आने से। और जब Z, इधर देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर Z कितने से बढ़ रहा है? 1 से। ये 18 था, ये 18.5 हो गया, तो सिग्मा कितने से बढ़ा? 0.85 से। तो बेटा Z माइनस सिग्मा 1 माइनस 0.85, Z इफेक्टिव बढ़ेगा 0.15 से। ये 3 था तो 3.15 हो जाएगा, अगला वाला 3.30 हो जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन क्या 3D सीरीज में कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आया करता था? यस। क्या क्या नहीं आता था? D4 D9 नहीं आएगा 3D सीरीज में। 4D में क्या क्या नहीं आता था? D3 D6 D9 नहीं आता। 369 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, नहीं आएगा। और D4 3D हो गया, 4D हो गया, 5D में D8 नहीं आएगा, 6D में D9 नहीं आएगा। अब आप सोचो इसके बाद बारी किसकी आएगी? क्रोमियम। उसके आगे चलते जाएंगे, बारी किसकी आएगी? कॉपर। इन दोनों एलिमेंट्स में ये ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा, इन दोनों एलिमेंट्स में ये ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा? इनका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होने से आप सोचो ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन होना था 3D1, इसका होना था 3D2, इसका होना था 3D3। अगर ये 3D4 रहता तो कॉन्फ़िगरेशन ये जो ट्रेंड है चलता रहता, पर ये तो 3D5 हो जाता है। तो यहां पर कुछ अलग हो जाएगा, फिर बाकी नॉर्मल हो जाएगा, फिर इसको यहां पर आके वो कंटिन्यूएशन ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हम जनरल बात कर ले रहे हैं, फिर भी अभी उसके बारे में लिखाता हूं। जनरल बात क्या निकलती है? लेफ्ट टू राइट जाने पर इसी की तरह Z भी बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है, भी बढ़ रहा है, लेकिन S और P ब्लॉक में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है बेटा? Z इफेक्टिव। लेकिन आप देख सकते हो यहां डोमिनेटिंग कौन दिख रहा है? सिग्मा। और इसी वजह से जब साइज का ऑर्डर आप पढ़ते हो, रेडियस का ऑर्डर पढ़ते हो, तो स्कैंडियम से क्रोमियम मैंगनीज तक साइज कम होता है, फेकोनी का साइज बराबर होता है, और कॉपर और जिंक में साइज बढ़ जाता है। उसको मैं इसी से रिलेट करके बताऊंगा, पहले आप उसको नोट कर लें। एक स्टेटमेंट लिखाते हैं, नोट लिखाते हैं, इसके बारे में आगे बात करते हैं। लिख लिया भाई सबने? नोट बोल दे रहा हूं उसका, लिखिएगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज, value of Z, value of Z increases by 1, value of Z, each new incoming electron enters in
penultimate n minus 1th shell. Each new incoming electron enters in penultimate n minus 1, due to which sigma gets increased by 0.85, due to which sigma gets increased by 0.85, due to which sigma gets increased by 0.85, and Z effective gets increased by 0.15. Z effective gets increased by 0.15. ठीक है, यहां पर जो हमने स्टार्ट किया ना ऑन मूविंग से पहले जनरली लिख लेना, जनरली ऑन मूविंग, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम में ये ट्रेंड ब्रेक हो रहा होगा, तो जनरली लिख लेना आप स्टार्टिंग में बिल्कुल। ठीक है, आगे आप एक लाइन और लिख लें, इन क्रोमियम एंड कॉपर द अबव ट्रेंड विल ब्रेक, इन chromium and copper the above trend will break due to their exceptional electronic configurations, due to their exceptional electronic configurations, due to their exceptional electronic configurations. चलिए उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको नोट करें, डिस्कस करते हैं इसको। ये नहीं लिखा अभी, ये वैल्यू लिखी है ना, हाँ ये लिखा है ना, वही लिखना है, ठीक, लिख लो फटाफट। चलो हमने लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जिसके ऊपर मेनली हमें Z इफेक्टिव पढ़ना था, वो पॉइंट समझ लिया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप 2 3 सॉरी पीरियड 2 और 3, और डी ब्लॉक में 3D का भी हमने डिस्कशन कर लिया। अभी डाउन द ग्रुप की बात करेंगे, हालांकि उसके लिए हमको Z इफेक्टिव का कोई ज्यादा रोल नहीं, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना वो भी डिस्कस करता हूँ। मैंने बोला था 6 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनमें से पीरियड की बात हो चुकी, ग्रुप की बात अभी मैं करूंगा। उसके अलावा 2 केस मैंने आपको बोले थे। थर्ड नंबर का केस था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, और चौथा केस बनेगा डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट की कहानी आपके सामने लिखी हुई है। लिथियम मैंने लिया है, लिथियम एक एलिमेंट है, उसी के 2 अलग अलग स्पीशीज यहां पर ले लिया, एक उसका केटायन ले लिया, एक एनायन ले लिया, और एक लिथियम न्यूट्रल ले लिया। मैंने आपको बोला था चार्ज कितना भी आ जाए Z नहीं बदलेगा बेटा। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z इज इक्वल टू 3। लिथियम प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 2, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और लिथियम माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। ध्यान सुनना, ये वाला केस नंबर 2 है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा हमेशा फिक्स बताया था 0.30, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन शील्डिंग लगा रहा होगा, और उसका शील्डिंग कितने का होता है 0.3 का। तो Z माइनस सिग्मा, Z इफेक्टिव आ जाएगा इसका 2.7। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए अभी यहां पर मैंने लिथियम की वैल्यूज कैलकुलेट करी थी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो उसमें लिथियम का जो सिग्मा था वो 1.7 था, तो 3 माइनस 1.7, Z इफेक्टिव कितना आ गया बेटा 1.3। और जब 4 इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो ध्यान सुनिए, Z तो 3 हो गया, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बेरिलियम जितना निकलेगा, क्योंकि लिथियम से बेरिलियम गए थे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे। तो बेटा 3 से जब चौथा इलेक्ट्रॉन हुआ था, तो वो नया इलेक्ट्रॉन NH शेल में आया था, और NH शेल का इलेक्ट्रॉन सिग्मा कितने से बढ़ाता था 0.35 से बढ़ा लिखा है, ये 0.35 से बढ़ा, लेकिन इसको 0.65 से मत बढ़ा दे, क्योंकि यहाँ Z सेम है बेटा, है ना, ये ध्यान रखना। तो Z माइनस सिग्मा, Z इफेक्टिव कितना आ गया 0.95। आप देखिए, इसका Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा, इसका Z इफेक्टिव उससे कम, उससे भी कम। सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन जैसे जैसे चार्ज बदल रहा है Z इफेक्टिव बदल रहा है। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा,
नेगेटिव चार्ज ज्यादा, जेड इफेक्टिव कम। इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। कब कब लगा सकते हैं ये फॉर्मूला? जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो और जब डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पहले डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए वो नहीं लिखा रहा हूं, और यहां पर आ गया सेम एलिमेंट हो। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से सुन लो फिर से। जेड इफेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन आए, रेडियस का कोई भी क्वेश्चन आए, IEEA का कोई भी क्वेश्चन आए, उन 6 टाइप के क्वेश्चन, इन 2 टाइप के क्वेश्चन में जब भी आएगा यही फॉर्मूला लगाना है। इससे ना इधर दिमाग लगाना ना उधर दिमाग लगाना। अगर इससे इधर उधर गए, आपकी जिम्मेदारी है, लाल बटन आप दबा चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और स्टार विस्टार चांद सितारे जो लगाने उसमें लगा देना, ठीक है? भर दो इसको पूरा, जो समझ आए तुम्हारे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस, है ना, यही काम आएगा बार बार आपको इन 2 केसेस में। इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट काम में नहीं आएगा। चलो बेटा ना, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पीरियड की बात हो गई। आते हैं ग्रुप पे। ग्रुप में ये जो कैलकुलेशन हम पढ़ रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल चल रहा है, ध्यान रखिएगा। सारा कैलकुलेशन हमने किसके आधार पे किया बेटा? स्लेटर्स रूल। स्लेटर रूल है या लॉ है? रूल है। मैंने आपको बोला था ये हर जगह वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। पीरियड में स्लेटर रूल या इसमें ये जो स्लेटर रूल का जो कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा, ये ठीक ठाक काम करेगा। लेकिन ग्रुप में जाके स्लेटर रूल रायते की तरफ फैल जाता है, ठीक है? ग्रुप में फैल जाता है ये। ग्रुप में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया जा रहा है। ये भी कब लगाना है? जब क्वेश्चन पे लिख के दे अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल इन आ ग्रुप, तो आपको ये लगाना है, वरना ग्रुप में कोई जरूरत नहीं है इस पूरे की, ठीक है? अब देखिए, अगर स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली हम ग्रुप में कैलकुलेशन करें तो क्या होता है? उसमें भी हम केवल एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, फिर डी में क्या होगा, पी में क्या होगा, जिसकी जब जरूरत होगी तब बताया जाएगा आपको। सबसे पहले स्लेटर रूल की बात करें ग्रुप 1 में, ठीक है? ग्रुप 1 में है लीना की रफ्त से फरियाद में से हाइड्रोजन तो गायब कर दिया अपन ने। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, उसमें जेड इफेक्टिव का रूल नहीं आएगा। जेड आ गया, एटॉमिक नंबर लिखे हैं। जेड इफेक्टिव देखिए, लिथियम का कैलकुलेशन अभी किया था हमने, तो 3, 1.7, 1.3, और इन सबका जेड इफेक्टिव मेरे को याद है, मैंने लिख दिया डायरेक्टली। आप चाहें तो कैलकुलेट करना, लेकिन अभी मत करना। मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ, जब टाइम पास करना होगा कभी तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? उससे पहले कोई जरूरत नहीं इसको करने की। आइए, यहां पर इसका सबका जेड इफेक्टिव आता है 2.2, और उसके बेसिस पे अगर आप सिग्मा निकाल लेंगे तो सिग्मा माइनस जेड माइनस सिग्मा करके जेड इफेक्टिव मिल जाएगा। इसमें आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है? यहां से यहां जाने पर जेड इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीजेस एंड आफ्टर दैट जेड इफेक्टिव बिकम्स कांस्टेंट। एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, एनॉमलस बिहेवियर। जो ग्रुप, किसी भी ग्रुप का जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ग्रुप से कुछ अलग बिहेवियर दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनॉमलस बिहेवियर। आप देखो, लिथियम ने अलग जेड इफेक्टिव दिखाया और बाकी सबने एक जैसा दिखाया, ये एनॉमलस बिहेवियर है लिथियम का।
कि लिथियम है ना कुछ तेज चल रहा है अपने ग्रुप से, ठीक है, कि बोले मैं ऐसा करूंगा तू वैसा कर, ठीक है। ग्रुप में जनरली उनको रखा जाता था जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती थी। तो ऐसा नहीं है कि लिथियम की प्रॉपर्टी से मैच नहीं होती, होती है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी मैच नहीं होगी। लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी इनसे भी मैच होंगी और कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी होंगी। इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? एनॉमलस बिहेवियर। लिखाऊंगा भी उसको। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इधर देखो, ध्यान सुनना। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक, एसपी ब्लॉक और डी ब्लॉक में हमने देखा लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड बढ़ रहा था, डाउन द ग्रुप जाने पर भी जेड बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा था, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा था, है ना, चाहे एस ब्लॉक ले, चाहे पी ब्लॉक ले, चाहे डी ब्लॉक ले, यहां जेड बढ़ रहा है, सिग्मा बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव, ऑप्शन दिया ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप में क्या है? कांस्टेंट। लेकिन लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस के बदले बोला फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। पहले एक काम करें, इसको लिखें, आगे बात करें। लिख लिया? चले बेटा, ना अब ये जो वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ कब करना है आपको काम, या ये कब मानना है जब लिख के आए अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल, बाकी कोई मतलब नहीं है। डाउन द ग्रुप ये बात जो है ये गलत होती है, वैसे कायदे से जेड इफेक्टिव कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि नीचे जाएंगे तो ये बेटा इसमें सिर्फ एस और पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें डी के इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, और डी और एफ की शील्डिंग पुअर होती है, और जब शील्डिंग पुअर होती है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। कॉन्ट्रैक्शन के भी यही रीजन होता है। तो नीचे जाने पर इनमें भी थोड़ा बहुत जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन हाँ अपने को उसको कोई कंसिडर नहीं करा है। हमारे लिए तो डाउन द ग्रुप का जो फैक्टर रहेगा वो शेल नंबर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? शेल नंबर, क्योंकि डाउन द ग्रुप शेल नंबर क्या होता है बेटा? बढ़ते, तो हम आगे के क्वेश्चन उसी सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली लिखा आ जाए तो ये करना है, और वो लिखा हुआ कभी नहीं आएगा वहां पर, यहां आ सकता है। तो ये अपन ने इसलिए पढ़ा, और कोई काम नहीं इसका, ठीक है। चलिए आइए, अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद एक लास्ट पॉइंट के ऊपर यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं। वो लास्ट पॉइंट क्या है? ध्यान सुनना, नोट बना के लिखेंगे बेटा इस पॉइंट को, और क्या पॉइंट समझने वाले हैं, ध्यान सुनो। मैंने आपको बोला था जब हिडन कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी, तो मैंने बोला था जब सेम शेल होता है, कौन सा शेल होता है? सेम शेल। तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आता है? एसपीडीएफ में से एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था ऐसा, जिसमें मैंने बोला था ये n है, ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-3 है। इसके अट्रैक्शन को सबसे ज्यादा रोकने का काम कौन करता है? जो पहले आया था वो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग या शील्डिंग लगाता है। इनकी शील्डिंग की वैल्यू 1 ली अपन ने, इसकी वैल्यू 0.85 ली है, इसकी वैल्यू 0.35। ये कब की कहानी थी? जब शेल नंबर अलग अलग थे। लेकिन अगर शेल नंबर सेम हो जाए फॉर डिफरेंट सबशेल्स ऑफ सेम शेल, एक ही शेल नंबर के डिफरेंट सबशेल्स आ जाए, मतलब एस आ गया, पी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, तो एसपीडीएफ में आई होप सबको पता होगा कि एस और पी की शील्डिंग क्या मानी जाती है बेटा? स्ट्रॉन्ग। और डी और एफ की शील्डिंग क्या मानी जाती है? पुअर। लेकिन ये एक्चुअल फिनोमिना, ये स्लेटर का नहीं है। स्लेटर के हिसाब से तो अगर यहाँ 4s है, 4p है, 4d है और 4f है, सबकी 0.35। तो स्लेटर ने सेम शेल के लिए कोई भी सब शेल आए, एस आए, पी आए, डी आए, एफ आए, सबको बराबर रखा। एक्चुअल फिनोमिना देखा गया, उसमें हमको यह मिला कि खुद की शील्डिंग भी भले सेम शेल में बैठे हो, आपस में इनकी शील्डिंग क्या होगी? अलग अलग होगी। और एसपीडीएफ में से सबसे बढ़िया शील्डिंग कौन लगाता है? एस।
उससे पुअर शील्डिंग कौन लगाएगा, पी, उससे पुअर कौन लगाएगा, डी, और सबसे पुअर शील्डिंग किसकी होगी, एफ की। इनकी शील्डिंग को बोला जाता है बेटा पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और इन दोनों की शील्डिंग को एज अ कंबाइंड फॉर्म क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डिंग एस की, पुअरेस्ट शील्डिंग एफ की। इसका कारण समझिएगा क्या होता है, इधर देखें 2 मिनट के। मैंने आपको एक बात बोली, जो पहले आया उसकी शील्डिंग स्ट्रांग होती है, एक तो ये तरीका है ना, याद रखने के लिए यही है। इसमें भी आपने ये करा, जो पहले आया उसकी शील्डिंग ज्यादा। एसपीडीएफ में से शेल नंबर भले सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें आता है, एस में। तो जो पहले आया उसकी शील्डिंग स्ट्रांग, जो बाद में आया उसकी शील्डिंग वीक। लेकिन इसका कारण समझिएगा, मान लो ये न्यूक्लियस है और मान लो ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो ये टारगेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे यहां पर मान लीजिए न्यूक्लियस है और ऐसे मान लीजिए ये टारगेट इलेक्ट्रॉन, सेम शेल मान लो, अभी डायग्राम इक्विवेलेंट मान लो, ये सेम है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस जो है वो अपने पूरा पावर अट्रैक्ट करने के लिए टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए अपने जो अट्रैक्शन है उसको छोड़ा, उसने बोले जाओ लेके आओ टारगेट को। ऐसे इसने भी भेजा, बोले जाओ टारगेट को लेके आओ, ठीक है। अब इसके और टारगेट के बीच में सेम शेल का एस आ गया, पी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया। मैं एस और पी की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एस सब शेल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। ये शेल मत समझना ये लाल कलर बना, ये सब शेल है। और ये कौन सा सब शेल है, एस सब शेल है। और ये बनाया मैंने पी सब शेल। पी सब शेल का शेप कैसा होता है, डंबल होता है। और ये क्या है, देखो एस में कितना डब्बा होता है, 1, और पी में कितने डब्बे होते हैं, 3। 3 में से ये एक डब्बा बनाया है मैंने अभी, एक डब्बल है। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, और एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो अब आप समझिए, ये जो एस है इसका ये सबशेल है, और इस सबशेल के अंदर स्फेरिकल होता है ना, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भरी हुई है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर भरी होगी, यहीं पे भरी होगी। जितना बड़ा ऑर्बिटल है उसी में तो सारी डेंसिटी भरी हुई होगी। अब सोचो, ये अपना अट्रैक्शन छोड़ा इसने, बोले जाओ इलेक्ट्रॉन को लेके आओ। तो इसके अट्रैक्शन को यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लस के अट्रैक्शन को रख लेगा, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन। उसने बोला आज नहीं, मेरे पास तो आप पहले, बाद में भेजूंगा आगे, पहले मेरा तो काम कर। यहां पर इसने इस अट्रैक्शन को रख लिया, इसने भी रख लिया, इसने भी रख लिया। क्या इस अट्रैक्शन को निकलने के लिए कहीं पर प्रॉपर पाथ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हर तरफ से इलेक्ट्रॉन ने उसको घेर रखा है। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन निकल के नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इसके मुकाबले ये ज्यादा स्क्रीन कर रहा होगा, ज्यादा हिंडर कर रहा होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब तरफ बराबर 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 फैला हुआ। तो इसीलिए इसका शील्डिंग क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। जबकि यहां पर जब ये अपना अट्रैक्शन छोड़ेगा, बोले जाओ इलेक्ट्रॉन को लेके आओ, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर अट्रैक्शन निकला, रोक लिया, अट्रैक्शन निकला, रोक लिया, रोक लिया, रोक लिया। यहां तो रोकने वाला कोई है ही नहीं, और इसीलिए यहां से इसका अट्रैक्शन बहुत आसानी से टारगेट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकता है। मतलब उसके कंपैरिजन में इसका शील्डिंग या स्क्रीनिंग क्या होता है बेटा, कम होता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि एस का शील्डिंग स्ट्रॉन्ग है, पी का कम है, डी का और कम है, एफ का और कम है। लेकिन अब आपको सिंपली, ये तो इसका मेन रीजन ये है, लेकिन आपको सिंपली याद रखना है, तो जो पहले आता है उसकी शील्डिंग स्ट्रॉन्ग है, जो बाद में आता है उसकी शील्डिंग क्या होती है, कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसी का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा बहुत बार, और आगे भी इसी का क्वेश्चन आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन ये ऑर्डर का आ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, एनसीईआरटी में मेंशन है, एग्जाम्पलर में इसका क्वेश्चन दे भी रखा है, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। चलिए इसको नोट करें। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर क्या क्या फ्रेम हो सकता है। पहला क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following subshell, which of the following subshell shows, which of the following subshell shows stronger shielding effect, which of the following subshell shows stronger shielding effect as compared to p subshell, as compared to p subshell। पहला ऑप्शन लिखे एस, पहला ऑप्शन लिखे एस, दूसरा ऑप्शन लिखे डी, तीसरा ऑप्शन लिखे एफ, चौथा ऑप्शन लिखे बोथ डी एंड एफ। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल शोज स्ट्रॉन्गर शील्डिंग इफेक्ट देन पी सबशेल। ऑप्शन है एस,
डी एफ एंड बोथ डी एंड एफ। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एस। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि वीकर शील्डिंग इफेक्ट कौन दिखाएगा, तो आंसर क्या हो जाता? बोथ डी एंड एफ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज phenomena of shielding, phenomena of shielding, phenomena of shielding is not observed, phenomena of shielding is not observed, phenomena of shielding is not observed। पहला ऑप्शन लिखें हाइड्रोजन, दूसरा लिखें हीलियम प्लस, अगला लिखें लिथियम 2+, अगला लिखें ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं। अगला क्वेश्चन लिखें if Z effective, if Z effective of lithium is X, then calculate Z effective of carbon। If Z effective of lithium is X, then calculate the Z effective of carbon। अब ध्यान सुनना, यहां पर आपको पता है कि आप स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ रहे हो और आपने जरा सा पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। एग्जाम में क्या करना वो समझ ले। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का है या नहीं। क्वेश्चन आप पढ़े ध्यान से, उसमें क्या पूछा है? जेड इफेक्टिव पूछा है, मतलब समझ में आना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल पे पहुंच गए, टॉपिक समझ में आ गया, जेड इफेक्टिव है। मैंने बोलता पीरियोडिक टेबल में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते? 6 टाइप के। टाइप समझना बहुत जरूरी है, हल्के में मत लेना इस बात को, नहीं तो वहां खेल हो जाएगा तुम्हारे साथ। 6 टाइप के क्वेश्चन में से क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका टाइप समझो। क्या दिया हुआ है? लिथियम। किसके बारे में पूछा है? कार्बन। क्या लिथियम और कार्बन उन 6 में से सेम पीरियड वाले टाइप में आते हैं या नहीं आते? आते। मतलब आपको क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया कि सेम पीरियड वाला क्वेश्चन है, पहली बात ये। अब आपको बोल रखा है कि इसका Z इफेक्टिव कितना है? X। अब याद करिए S और P ब्लॉक में, ये सारे S और P ब्लॉक के, मैंने बोला था पीरियड का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सेकंड पीरियड का बोलेगा या थर्ड पीरियड का बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा फोर्थ पीरियड का पूछेगा। ये कौन से पीरियड का क्वेश्चन है? सेकंड पीरियड का। क्या सेकंड पीरियड में S और P ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव का वैल्यू 0.65 से बढ़ता है या नहीं बढ़ता? बेटा बढ़ता है। यहां पर भी कितने से बढ़ेगा? 0.65 से, और यहां पर भी कितने से बढ़ेगा बेटा? 0.65 से। मतलब इसका Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? X + 1.95। 3 बार ऐड कर देंगे, 0.65, 0.65, 0.65। इसको नोट कर ले। अच्छा, इसमें अगर Z इफेक्टिव के बदले बाई चांस सिग्मा बोल देता क्वेश्चन, हाँ देखो ये X होता तो इसका सिग्मा कितने से बढ़ता? 0.35, 0.35, 0.35। ये कितना जाता? X + 1.05। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अभी और कल क्वेश्चन, कल बोल देना मुझे और क्वेश्चन अभी इस पर डिस्कस करने, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर रेडियस स्टार्ट करेंगे।